सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। कैश बुक आपके पास जब बनाने की आती है तो नॉर्मली फॉर्मेट ओ लेवल्स के अंदर बना बनाया ही आता है। बट यू शुड बी अवेयर कि भाई कैश बुक है क्या। तो हमने पढ़ा था कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश बुक के अंदर मेंटेन करी जाती हैं। कैश बुक इज द ओनली बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच इज बीइंग along with being a बुक ऑफ प्राइम एंट्री इट इज ऑल्सो अ लेजर, क्योंकि कैश और बैंक का जो टी अकाउंट है वो भी इसी के अंदर मेंटेन हो रहा होता है। So this is how a typical थ्री कॉलम कैश बुक विल लुक लाइक। थ्री कॉलम कैश बुक से मुराद ये है कि आपके पास डेबिट साइड पे भी तीन कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड पे भी तीन कॉलम होंगे। डेबिट साइड के जो तीन कॉलम होंगे तो उसमें आपके पास डिस्काउंट अलाउड होगा। दैट इज कैश डिस्काउंट अलाउड, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए जो कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो तो वो डिस्काउंट अलाउड की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन होगी। कैश और बैंक की जो डेबिट साइड है, अच्छा जो लेफ्ट साइड है वो आपको पता है कि डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आपके पास कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में पैसा आएगा तो वो इधर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, कैश के अंदर अगर कैश की फॉर्म में पैसा आ रहा होगा तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। बैंक के थ्रू अगर पैसे आ रहे होंगे बैंक अकाउंट के अंदर तो वो बैंक के कॉलम के अंदर रिकॉर्ड होंगे। एंड इसी तरीके से हमारे पास कैश बुक की क्रेडिट साइड भी है। अच्छा, क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्काउंट रिसीव जो आपको आपके सप्लायर से प्रॉम्प्ट पेमेंट करने पे मिलता है। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड जो कि कैश बुक में डेबिट साइड पे आ रहा है, एंड देन डिस्काउंट रिसीव जो कि कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसके लॉजिक भी बहुत सिंपल है। डिस्काउंट अलाउड आपको पता है कि एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट साइड पे आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रही है। इसी तरीके से अगर कोई पैसे जा रहे होंगे, लेट से बैंक से पैसे जा रहे हैं या कैश के थ्रू पैसे जा रहे हैं, तो जो पैसे डिडक्ट हो रहे होंगे वो आपके पास क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आप देख लो कि रिप्रेजेंट किए जा रहे होंगे। अगर कैश के थ्रू पेमेंट होगी तो कैश के कॉलम में लिखी जाएगी, बैंक के थ्रू पेमेंट होगी तो बैंक के कॉलम के अंदर लिखी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने ख्याल रखना है कि जो बैलेंस बीडी है, आप देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट का तो हमेशा सिर्फ डेबिट साइड पे होगा, ये देख लें। बैलेंस बीडी कैश का हमेशा किधर होगा, डेबिट साइड पे होगा। आप ये देखें बैलेंस बीडी जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो कैश में मैंने सिर्फ डैश डाला हुआ है, यानी कि इधर कोई अमाउंट नहीं आएगी। लेकिन बैंक के लिए जहां तक हम बात करते हैं तो बैंक के उसमें बैलेंस बीडी कैन बी ऑन द डेबिट साइड और बैलेंस बीडी कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल, यानी कि बैंक जो है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे भी आ सकता है और क्रेडिट पे भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप बैंक से एक्सेसिव विड्रॉल कर लेते हो, यानी कि बैंक से आप अगर जितने पैसे आपके अवेलेबल थे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हो, तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अब आपको बैंक वालों को पैसे वापसी करने हैं। मेरे अकाउंट में 10,000 थे और मैंने 15,000 निकाल लिए तो अब 5,000 मुझे बैंक वालों को वापसी करना है। जब तक मैं बैंक वालों को वो 5,000 वापसी नहीं करता वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी किधर आता है, लाइबिलिटी की नेचर आपको पता है क्रेडिट है, तो उसके बैलेंस बीडी भी क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा, विच वुड रिफ्लेक्ट बैंक ओवरड्राफ्ट के भाई बैंक से आपने एक्सेसिव पैसा निकाला है जिसकी वजह से बैंक का जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा है। एंड सेम गोज फॉर बैलेंस सीडी। कैश का तो बैलेंस सीडी जो हमेशा है वो क्रेडिट साइड पे आएगा और उसका अगेन जो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है दोबारा से बैलेंस बीडी वो हमेशा डेबिट पे आएगा। लेकिन बैंक के लिए इट कुड बी वाइस वर्सा एज वेल। बैंक का बैलेंस सीडी आपका डेबिट साइड पे आ सकता है लेकिन वो अगेन सिर्फ तब आएगा जब आपका बैंक क्लोजिंग डेट पे भी ओवरड्राफ्ट पे हो, यानी कि जिस तरीके से महीने के शुरू पे आपने बैंक वालों से उधार किया हुआ था और ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हुए थे, अगर महीने के एंड पे भी सेम विड्रॉल की कहानी रहती है और आपने ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं एज कम्पेयर टू जो बैलेंस अवेलेबल था, तो आपका बैलेंस सीडी डेबिट पे आएगा और बैलेंस बीडी आपका क्रेडिट पे आएगा, जो कि अगेन बैंक को एज अ ओवरड्राफ्ट एज अ लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। इसको सबसे अच्छा कैश बुक के को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसका सवाल करें। तो हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ कैश बुक। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है इसका, मई जून 2023, पेपर टू वेरिएंट टू। बहुत ही रिसेंट सवाल है तो ये आपके पास एक सवाल है, इसको हम करते हैं। ओमर इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस इन अप्रैल 2023। अब हमारे पास अप्रैल के महीने की एक ओमर ट्रेडर है उसकी ट्रांजेक्शन्स गिवन है। लिखा हुआ है पेड $1,000 इनटू बैंक फ्रॉम हिज पर्सनल मनी। तो $1,000 कह रहा है उसने बैंक अकाउंट में डाले बिजनेस के अपने पर्सनल जाती मनी से, पैसों से। जब भी कोई ट्रेडर, कोई ओनर अपने पर्सनल पैसे
बिजनेस के बैंक या कैश अकाउंट में डाले तो दैट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसने इन्वेस्टमेंट करी है बेसिकली बिजनेस के अंदर। तो यहाँ 3 अप्रैल को उमर $1000 की बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आ रहा है, बिजनेस के अंदर $1000 बैंक अकाउंट में लेके आ रहा है, बट दैट इज हिज कैपिटल इंट्रोड्यूस, दैट इज द इन्वेस्टमेंट दैट उमर एज अ ओनर इज मेकिंग इन टू हिज बिजनेस। 7 अप्रैल को फिर हमने $360 किसी सप्लायर को अलेक्जेंडर को पे किया बाय टेलीफोन ट्रांसफर। टेलीफोन ट्रांसफर मींस ऑनलाइन बैंकिंग, तो ये आपकी बैंक से पेमेंट एक कटी है। 10 अप्रैल को आपने कैश सेल्स किए 695 की, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ गई थी, तो यानी कि अगेन बैंक में पैसे आ रहे हैं। हाँ, 12 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज किया। अब यहाँ पे जरा फोकस करिएगा। 12, ये बाकी तो 3 ट्रांजेक्शन जो है वो बड़ी सिंपल है। 12 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन के लिए उसने क्या कहा है कि भाई 12 अप्रैल को आप गुड्स परचेज कर रहे हो, किससे? अलेक्जेंडर से, ऑन क्रेडिट। तो आपको पता है कि अगर हम किसी बंदे से उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारा कौन बन जाता है? ट्रेड पेबल बन जाता है। और क्या इसके अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रही है? ये जो 12 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यू आर जस्ट बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसकी डबल एंट्री भी बड़ी सिंपल है, आप परचेजेस को डेबिट कर दोगे और ट्रेड पेबल अलेक्जेंडर आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको मैंने ब्लू से इसलिए मार्क किया है क्योंकि इसका कैश और बैंक से फिलहाल इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, 12 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन का, कैश और बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ना ही पैसे आ रहे हैं ना ही पैसे जा रहे हैं। कैश बुक के अंदर आप बेसिकली कैश और बैंक के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, उनके बैलेंसेस में जो मूवमेंट हो रही है वो शो करते हो कि कहाँ पैसा आया है कहाँ पैसा गया है। इस ट्रांजेक्शन में 12 अप्रैल वाली में ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया है। फिर 15 अप्रैल को आपने पेट्रोल के लिए $68 कैश पे किया, ठीक है। 16 को आपने रेंट पे किया। स्टैंडिंग ऑर्डर आपका एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके बैंक अकाउंट से ही इसके पैसे कटते हैं। इसकी डिटेल हमारा जो अगला ही टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, उसमें बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लें स्टैंडिंग ऑर्डर इट्स टाइप ऑफ चेक या इट्स अ टाइप ऑफ पेमेंट दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो ये $400 आपके बैंक अकाउंट से ही कटे। फिर आपको एक चेक रिसीव हुआ, अब ये वाली ट्रांजेक्शन जरा समझिएगा। $384 का रिसीव्ड अ चेक, $384 फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर एसमी इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस फॉर $400। इनवॉइस आपको बताई थी मैंने क्या होती है, ठीक है ना? सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम पे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आपने, जाहिर सी बात है, कुछ सेल इनवॉइस होगी, आपने कुछ कस्टमर को कुछ माल बेचा था। कितने का माल बेचा था? $400 का, तभी 400 की इनवॉइस बनी थी। लेकिन कस्टमर ने जो आपको चेक भेजा है वो सिर्फ $384 का भेजा है, और वो कह रहा है कि फुल सेटलमेंट हो गई $400 की। तो ये जो बीच का 384 माइनस 400, ये जो बीच का $16 है, ये क्या है? This is the discount that I have allowed. Yes, definitely. This 16 is discount, and discount कौन सा? Discount allowed है, discount receive है? This is discount allowed, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये $16 क्या बन जाएगा? ये $16 विल बी रिकॉर्डेड एज द डिस्काउंट अलाउड। और फिर 27 को लिखा हुआ है पेड 323 बाई चेक टू अलेक्जेंडर हैविंग डिडक्टेड अ $17 कैश डिस्काउंट। तो 27 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें मैं अलेक्जेंडर, जिससे मैंने कुछ गुड्स खरीदे थे, ऊपर लिखा हुआ भी था, उसको मैंने 323 की चेक की पेमेंट की है और उसमें $17 कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट किया है। तो ये जो $17 का डिस्काउंट है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये $17 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड देन 28 को फिर से एक ट्रांजेक्शन हुई जिसपे लिखा हुआ है परचेज गुड्स 235 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अलेक्जेंडर। ये अगेन इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ क्योंकि इसमें कैश और बैंक की कोई मूवमेंट नहीं है। हमने, ठीक है, गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं तो उसमें कैश और बैंक की कोई मूवमेंट नहीं आ रही। तो 28 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन का भी कैश और बैंक से कोई लेना देना नहीं। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट ओमर्स कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2023। तो अब हमें कैश बुक बनाने का बोला कि अब हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आती है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आपने बहुत ही कॉमन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और आपकी कैश बुक जो है वो बन के निकल के आ जाती है। अब ये देखें यहाँ पे उसने 11 माह की कैश बुक मांगी हुई है और ये बहुत ही रिसेंट सवाल है, ऐसे मैंने दिखाया, मई जून 2023 का सवाल है, आप ही का पेपर 2 वेरिएंट 2। सो कैश बुक बनानी है कि अब जरा रियलाइज करें, कैश बुक के अंदर आपके पास ओपनिंग बैलेंस लिख के दिया हुआ है। 1 अप्रैल को बैलेंस बीटी कैश का 120 डेबिट साइड पे, जो लेफ्ट साइड है वो मैंने आपको बताया डेबिट साइड है, और जो राइट साइड है वो आपके पास क्रेडिट साइड है। बैंक का बैलेंस जरा रियलाइज करो क्या है। बैंक का बैलेंस बीटी आ रहा है 1 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे 477। और मैंने अभी जो एंड के टाइम पे जो कैश बुक के फॉर्मेट में इसी बात पे एम्फेसाइज किया था कि बैंक का जो बैलेंस बीटी है वो डेबिट पे भी आ सकता है क्रेडिट पे भी आ सकता है।
और अगर वो क्रेडिट पे आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपका बैंक ओवर ड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट में गया हुआ है, यानी आपने बैंक वालों से ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं। तो नाउ यू ओ मनी टू द बैंक, एंड ये जो 477 है ये आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है, आपने एक्सेसिव विड्रॉल लिया हुआ है बैंक से जो कि आपको वापसी करना है। खैर ओपनिंग बैलेंसेस तो उसमें खुद लिख के दे दिए हैं। अब जो ट्रांजैक्शन हुई है, देखो पैसा आया है, बहुत सिंपल सी बात है, कैश बैंक यू नो एसेट है। पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, सिंपल एज दैट। तो पहली ट्रांजैक्शन 3 अप्रैल की हुई है। उसमें क्या हुआ है, हमने $1000 बैंक अकाउंट के अंदर डाले हैं, ओनर ने प्रॉमिस पर्सनल मनी, तो ये मैंने आपको बताया था कैपिटल इंट्रोड्यूस है, और किधर कैपिटल डाला है, $1000 बैंक में डाला है, और सही डाला है ना, क्योंकि अगर आप देखो ओवरड्राफ्ट में था। भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्री नहीं होती, बैंक वाले इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ओनर ने कहा कि यार इससे पहले फजूल में मेरे ऊपर बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज करें, मैं खुद अपनी जेब से कुछ पैसे बैंक अकाउंट के अंदर डाल देता हूँ ताकि ये ओवरड्राफ्ट खत्म हो। तो 3 अप्रैल को ओनर ने $1000 देखो बैंक में डाले हैं। तो आप रियलाइज करो कि मैं बैंक वाला जो कॉलम है उसके अंदर ये $1000 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पैसे आए हैं तो मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है ना। 3 अप्रैल मैंने डेट डाली, और फिर बैंक में पैसे आए हैं तो मैंने बैंक वाले कॉलम में जो $1000 आए हैं वो $1000 लिखे, और डिटेल्स में क्या लिखूंगा, कैपिटल। क्योंकि भाई ये ओनर ने जब भी अपना पर्सनल पैसे अगर बिजनेस के अंदर डालते हैं तो दैट इज कैपिटल इंट्रोड्यूस, दैट इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट। 3 अप्रैल की ट्रांजेक्शन हो गई। फिर 3 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल को लिखा हुआ है हमने 360 पे किए, किसको, अलेक्जेंडर जो कि एक हमारा सप्लायर है, थ्रू टेलीफोन ट्रांसफर, जो कि मैंने आपको बताया अगेन बैंकिंग ऐप के थ्रू होता है। तो 7 अप्रैल को अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 7 अप्रैल, पैसे गए हैं, पैसे जा रहे हैं, एसेट कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड पे ट्रांजेक्शन होगी। बैंक से गए हैं तो बैंक के कॉलम में लिखूंगा 360, आई बिलीव गए ना, यस। 360 की पेमेंट हुई है तो 360 बैंक के उसमें आ गए, और डिटेल्स में लिख दूंगा अलेक्जेंडर, क्योंकि उसी बंदे को पेमेंट किया है, जिस बंदे को पेमेंट किया उसका नाम आ गया। देन 7 अप्रैल के बाद आप देखो 10 अप्रैल को आपने कैश सेल्स की है। कैश सेल्स की है तो जाहिर सी बात है पैसे आए हैं, पैसे आए हैं तो किधर रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, एंड लिखा हुआ है वर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, तो ये भी बैंक अकाउंट को ही इम्पैक्ट करेंगे। तो 695। अच्छा कोई बच्चा कहे कि सर कैश सेल्स है और फिर भी बैंक में पैसे आ रहे हैं, ये क्या बात है। देखो कैश सेल का मतलब ये होता है कि तुमने जिसको कहते हैं ना उर्दू के, नकद चीज बेची है। नकद चीज बेचने का मतलब यह है कि एक हाथ से चीज बेची, दूसरे हाथ से पैसे ले लिए, तो वो कैश सेल है। अब उसमें वो बंदा तुम्हें नोट दे दे, यानी कि कैश की फॉर्म में पैसे दे दे, या तुम्हारे बैंक के अंदर पैसे डाल दे, इन आइदर द केसेस द सेल्स इज गोइंग टू बी रेफर टू एज कैश सेल, क्योंकि हाथ के हाथ तुमने जो है माल बेचा है और पैसे लिए हैं। अब वो पैसे बैंक अकाउंट में आए या कैश अकाउंट, कैश की फॉर्म में आ जाए, दैट डजेंट मैटर, वो कैश सेल्स ही क्लासिफाई होगी। कैश सेल का जो ऑपोजिट होता है वो क्रेडिट सेल होता है, जिसमें तुम उधार पे बेचते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में फॉरेन पैसे नहीं आते। और अगर फॉरेन पैसे आ रहे हैं तो फिर वो भले बैंक अकाउंट में आ रहे हो, कैश अकाउंट में आ रहे हो, इट विल बी क्लासिफाइड एज अ कैश सेल। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है 10 अप्रैल की, और इसमें हमने सेल की है तो हमारे पास सेल के पैसे जो है वो आए। देन इसके बाद 10 अप्रैल के बाद आपके पास 12 अप्रैल को मैंने पहले ही मार्क कर दिया था कि भाई इसके अंदर तो सीधा सीधा क्रेडिट के ऊपर गुड्स खरीदें, कैश बैंक का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये कैश बुक के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट कैश बुक पे नहीं आएगा। 15th को आपने $68 कैश पे किया पेट्रोल के लिए, तो 15 अप्रैल को हम लिख देते हैं 15 अप्रैल, पेट्रोल के लिए हमने $68 कैश से पे किए हैं। तो देखें कैश से पे किया तो कैश के कॉलम में आया, और क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो फिर क्रेडिट साइड पे आया, आ रहे होते तो डेबिट साइड पे आता। देन उसके बाद आपने 16 अप्रैल को रेंट पे किया है 400 बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर इज अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बैंक से पैसे आपके गए हैं, रेंट आपने पे किया है, इस वजह से गए। डेट इज 16 अप्रैल। देन उसके बाद आपके पास 16 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को आपको चेक मिला है 384 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस 400, जिसमें $16 आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो यहाँ पे हम 384 का हमें चेक मिला है तो हम 384 चेक कर लिखेंगे। आ, और हमने कितने डॉलर का डिस्काउंट अलाउ किया, 16। तो ये देखें जिस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने डिस्काउंट अलाउ किया था उसी में जो पैसे आए बैंक के अंदर उसके पैसे लिख दिए कि भाई इतने पैसे हमें मिले 384, और उसी ट्रांजैक्शन पे जो डिस्काउंट का कंपोनेंट है जो कि $16 था वो मैंने डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया। और ये हमें किस सेटलमेंट में मिले थे, ये हमें मिले थे एसमी से। तो एसमी का नाम मैं डिटेल्स में लिख दूंगा कि भाई एसमी के अकाउंट जो है वो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ,
और क्योंकि एसमी ने हमें 384 बैंक में दिया और $16 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो दिस इज ऑन 23rd अप्रैल। आफ्टर 23rd अप्रैल हमारे पास 27th अप्रैल को हमने 323 अलेक्जेंडर को पे किए थे, हैविंग डिडक्टेड $17 कैश डिस्काउंट। तो वो हमें $17 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। आप पेमेंट जब कर रहे हो, पेमेंट करते वक्त अगर आप कम पैसे दे रहे हो तो दिस इज द डिस्काउंट रिसीव, जो कि आपको रिसीव हो रहा है। तो $17 का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। और 323 हमने जो है वो पे किए, और किसको पे किए? अलेक्जेंडर को पे किए। वो इज आर ट्रेड पेबल। तो कौन सी डेट थी? ये डेट थी 27। और लास्ट ट्रांजैक्शन अगेन मैंने ब्लू से पहले ही हाईलाइट कर दी थी, क्योंकि उसमें आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे थे। तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगेन कैश और बैंक का कोई लेना देना नहीं था, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो आप देखें क्या किया है मैंने, अगर आप सवाल देखें, बस जो डू एज डायरेक्टेड था मैं करता गया। जहां जहां पेमेंट दी है वहां वहां मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता गया, जहां जहां पेमेंट रिसीव हुई है वहां मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली कि भाई ये पैसे आए हैं, ये पैसे गए हैं, एंड दैट इज इट। और तो मैंने कोई खास काम नहीं किया। अब लास्ट काम क्या है मेरा, कि मैं बैलेंसिंग करूँ, यानी जिस तरीके से आपको मैंने टी अकाउंट्स के बैलेंस बीडीसीडी निकालना सिखाए थे, वही काम मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। कैश अकाउंट का बैलेंस बीडीसीडी अलग निकलेगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडीसीडी अलग निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कैश बुक इज ऑल्सो अ लेजर। तो इसके अंदर कैश और बैंक का ऑटोमेटिकली टी अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है। जिस तरीके से इसका ओपनिंग बैलेंस था बैलेंस बीडी का, इसी तरीके से अब इसका बैलेंस सीडी और अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस भी हमें शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, अच्छा, फिर सर ये डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव का क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव के सिर्फ टोटल आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं डबल लाइन बनाऊंगा और मैंने डिस्काउंट अलाउड का टोटल लिख दिया कितना, 16। और डिस्काउंट रिसीव का टोटल लिख दिया 70। अगर कोई और भी डिस्काउंट अलाउड रिसीव होता है तो उनका जो भी सम बनता, वो सम बना के बस मैंने यहाँ पे लिख देना है। अब हम कैश के अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग करने का रूल आपको पता है कि आप डेबिट का टोटल देखते हैं, क्रेडिट का टोटल देखते हैं। तो कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल बैलेंस बीटी 120 था, और कैश का टोटल आपके पास कितना था? 68 था। क्रेडिट साइड का जो कैश का टोटल आ रहा है वो 68 है, और डेबिट साइड के कैश के कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो 120 है। तो हैवियर ऑफ टू साइड्स कौन सी हो गई? हैवियर ऑफ टू साइड्स आपके पास डेबिट वाली कैश वाली हो गई। तो डबल लाइन बना के मैंने हैवियर ऑफ टू साइड्स 120 डेबिट साइड पे भी लिखा, और हैवियर ऑफ टू साइड्स मैंने 120 क्रेडिट साइड पे भी लिखा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते थे कि हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे। क्लोजिंग बैलेंस विच मीन्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका हमेशा महीने की आखिरी तारीख को आता है, और महीने की आखिरी तारीख में भी वीकर साइड पे आता है। तो कैश के अकाउंट के लिए अगर मैं बात करूं, तो कैश के अकाउंट में जो क्रेडिट साइड है वो वीकर साइड थी, उसका टोटल 68 बन रहा था। तो 31 अप्रैल को बैलेंस शीट कैश का ऑन द क्रेडिट साइड आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हैवियर माइनस वीकर करेंगे। तो हैवियर साइड का टोटल, यानी कैश के डेबिट साइड का टोटल 120, कैश के क्रेडिट साइड का टोटल 68, 120 माइनस 68 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 52 का, एंड दैट वुड बी माई बैलेंस सी। बैलेंस शीट के बाद कैश के अकाउंट के अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, अगले महीने की पहली तारीख वुड बी 1 मई। तो 1 मई को आपका अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा हैवियर साइड पे लिखा जाता है, तो कैश वाले अकाउंट की जो हैवियर साइड है वो डेबिट साइड है। तो कैश का बैलेंस बीटी हैवियर साइड ऑन द डेबिट साइड पे, सेम जो क्लोजिंग है पिछले महीने का वही अगले महीने का ओपनिंग, सेम 52 की अमाउंट आ गई। तो दैट इज हाउ आई हैव बैलेंस द कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट भी सेम तरीके से बैलेंस होगा। बैंक अकाउंट में जो डेबिट का टोटल है दैट इज 1000 + 695 + 384। तो ये को टोटल बन रहा है 2079 डेबिट का टोटल। और अगर बैंक के क्रेडिट का टोटल देखा जाए तो 477 +360 +400 +323, ये हमारे पास टोटल बन रहा है को 1560, 1560। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अब आपका जो बैंक अकाउंट का हैवियर साइड है वो डेबिट साइड आ रही है। तो हैवियर ऑफ टू साइड्स अगेन दोनों तरफ लिखी जाएगी, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी। तो 2079 विच वॉज द हैवियर ऑफ टू साइड्स, जो कि डेबिट वाली थी, वो इधर भी आएगी। एंड हैवियर ऑफ टू साइड्स 2079 इधर क्रेडिट पे भी आएगी। ठीक है। एंड अगेन हमेशा महीने की आखिरी तारीख को वीकर साइड पे बैलेंस सीडी लिखा जाता है। तो वीकर साइड आपके पास बैंक वाले के लिए भी क्रेडिट साइड ही वीकर है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल हमने देखा सिर्फ 1560 आ रहा था। तो 1560 को जो है वो 2079 से, जो कि डेबिट साइड का टोटल था, माइनस कराएंगे। 2079 माइनस 1560, ये आपके पास आ रहा है कुछ $519। 519 कैसे आया? जो हैवियर साइड थी 2079, मैंने उसको वीकर साइड 1560 से क्या करा दिया? माइनस करा दिया। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितना?
519। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा वीकर साइड पे लिखा जाता है, महीने की आखिरी तारीख को लिखा जाता है, और आपका जो हैवियर ऑफ टू साइड्स की अमाउंट होती है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो देखें बैलेंस शीट ही आपका 2079 जो कि हैवियर ऑफ टू साइड्स की अमाउंट थी, इसके ऊपर आया और महीने की आखिरी डेट को आया। सर, डू नंबर्स एवर गो इन माइनस? नो, दे डोंट रियली गो इनटू माइनस। बैंक के केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिट साइड का जो है क्रेडिट साइड अगर आपकी हैवियर हो जाए बैंक के केस में, तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो उसका फिर जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि हैवियर साइड आपकी अब क्रेडिट हो चुकी होगी, और सीडी जो है वो डेबिट पे आएगा। लेकिन वो फिगर नेगेटिव नहीं होगी, हाँ। लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, जैसे ये आपको मैंने बैंक का क्रेडिट साइड पे जो 477 का बैलेंस बीडी आ रहा था, तो इसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि आपने बैंक से एक्सेसिव विड्रॉल करा लिया है, और अब आप जो है वो बैंक वालों को आप जो है वो पैसे ओ करते हो, और नाउ यू हैव टू रीपे देम। तो बैंक के अंदर ये जो आपकी एक्सेसिव विड्रॉल की अमाउंट है, दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट विच विल एक्ट एज द करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। लेकिन उसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये नेगेटिव है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगी कि भाई पैसा आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, आपने वापसी करना है, बट इट वोंट बी रिटन एज अ नेगेटिव बैलेंस। देन उसके बाद अच्छा 519 क्लोजिंग बैलेंस सीडी आ गया फर्स्ट में को, फिर यही बैलेंस बीडी हैवियर साइड पे लिख दिया जाएगा बैंक अकाउंट का। तो जो बेसिकली पिछले महीने का 31 अप्रैल को बैंक का क्लोजिंग था 519, वही अगले महीने की पहली तारीख 1 मई को बैंक का ओपनिंग हो गया, विच वुड अगेन बी 519। तो ये आपकी पूरी 11 माह की कैश बुक बन गई। उसके अंदर कोई हमने बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल काम नहीं किया, हमने डू एज डायरेक्टेड किया, बस सही फिगर्स को सही जगह पर रिकॉर्ड किया, बैलेंसिंग करी जो कि आप सबको अब आती है। तो हमारे पास हमारी कैश बुक बन के निकल गई। अच्छा, कैश बुक बनाने के बाद अब यहाँ पे एक और पार्ट, जो पार्ट भी है, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ अलेक्जेंडर। अच्छा, ये आपको जो मैंने पहला सवाल भी करवाया था, स्टीव एंड मिकाइला वाला, हाँ यस। तो हमें उसमें स्टीव का अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखें सेम टाइप का सवाल है, बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पे का जो है टेस्ट हो रही है। कहता है अकाउंट ऑफ अलेक्जेंडर बनाओ फॉर अप्रैल 2023, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 मई 2023। तो कह रहा है अलेक्जेंडर का अकाउंट बनाने का कह रहा है उमर की बुक्स में। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि जिसकी बुक्स उसका अकाउंटेंट, तो हम एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो हम जिसकी बुक्स हैं उमर की बुक्स हैं, उमर के लिए काम कर रहे हैं। तो उमर की बुक्स में हम अलेक्जेंडर का अकाउंट बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी बंदे का या किसी बिजनेस का अगर नाम पढ़ो, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके दो ही रिश्ते होंगे, या पेएबल का या रिसीवेबल का। अलेक्जेंडर के साथ वैसे हमने ऊपर ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि अलेक्जेंडर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ट्रेड पेबल है। तो अलेक्जेंडर हमारा ट्रेड पेबल, और हमें उसका अकाउंट बनाना है। और उसका एक प्रूफ ये भी है कि ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस बीडी है वो क्रेडिट साइड पे होता है। तो अलेक्जेंडर का जो ओपनिंग बैलेंस है 360, वो कहाँ पे गिवन है, वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे ही गिवन है। तो अब अलेक्जेंडर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है ना, वो ऊपर ही थी, आप देखें। सबसे पहले तो जो 12 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन है, उसमें हमने अलेक्जेंडर से गुड्स परचेज किए 340, वो भी ऑन क्रेडिट। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट, और अलेक्जेंडर का जो ट्रेड पेबल का अकाउंट है वो क्रेडिट 12 अप्रैल को। तो हम 12 अप्रैल को अलेक्जेंडर का अकाउंट जो कि ट्रेड पेबल है, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, सो क्रेडिट कर देंगे। कितने के गुड्स खरीदे हैं हमने इससे, 340 के गुड्स खरीदे हैं। 340 की क्योंकि हमने इससे परचेजेस किए, तो 340 से इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव मेड परचेजेस। उसके बाद हमारे पास अलेक्जेंडर से रिलेटेड और कौन सी ट्रांजैक्शन है, उसके बाद हमने अलेक्जेंडर को पेमेंट भी करी थी। अगर आप 27 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन देखें, क्योंकि देखो, जब आप अलेक्जेंडर का अकाउंट बना रहे हो, तो आपने अलेक्जेंडर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है सबको उसके अकाउंट में दिखाना है। तो उससे आपने गुड्स खरीदे वो भी दिखाया, आपने उसको पेमेंट करी वो भी दिखाना है। आपने उसको 27 को 323 की पेमेंट की थी चेक से, और 17 का आपको डिस्काउंट भी मिला था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था आपको। तो 323 और 17 हम दिखाएंगे यहाँ पे कि भाई हमें। अच्छा, जब आप अगर इसकी डबल एंट्री बोलेंगे, सर इसकी डबल एंट्री बताएं, तो आप जब पेमेंट करते हो तो आपके बैंक से पैसे कट रहे हैं, तो बैंक आपका 323 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है बिजनेस के लिए, इनकम होती है, और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो 17 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इनकम बढ़ी है, तो 17 से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। एलेक्जेंडर का जो अकाउंट है वो क्या होगा, एलेक्जेंडर का अकाउंट, क्योंकि आप जब किसी लाइबिलिटी को, ट्रेड पेबल को पैसे देते हो, तो ट्रेड पेबल डिक्रीज होता है। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अलेक्जेंडर जो कि ट्रेड पेबल था, इसका अकाउंट 340, 330, 340 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, मैं यही करूंगा, अलेक्जेंडर के अकाउंट को पहले 323 से डेबिट किया,
बिकॉज ऑफ द पेमेंट दैट वी हैव मेड हिम थ्रू द बैंक अकाउंट। और फिर 17 से डेबिट किया कि उसने हमें जो डिस्काउंट रिसीव की, हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है उससे, वो शो करने के लिए। और ये दोनों ट्रांजेक्शन एक ही डेट पे हुई हैं, 27 अप्रैल। दोनों तरफ 27 अप्रैल की डेट था थी। देन उसके बाद हमने एक और ट्रांजैक्शन अलेक्जेंडर से करी है, और उसमें हमने 28 अप्रैल को अलेक्जेंडर से जो है वो गुड्स, अच्छा नहीं, अलेक्जेंडर को यार हमने एक पेमेंट और करी है यहाँ पे। 7 अप्रैल को भी अलेक्जेंडर को पेमेंट किया, अगर आप देखो 7 अप्रैल को लिखा हुआ है पेड 360 टू अ सप्लायर अलेक्जेंडर बाय टेलीफोन ट्रांसफर। तो हमें ये वाली ट्रांजैक्शन भी दिखानी पड़ेगी। 7 अप्रैल को 360 की जो है वो हमने अलेक्जेंडर को, उसूली तौर पे 7 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन पहले आनी चाहिए थी और ये 27 वाली बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन मसला नहीं है, अगर आप एग्जाम के अंदर भी ये आगे पीछे कर देते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं, उसका टेंशन नहीं है। तो बैंक से आपने बेसिकली अलेक्जेंडर को पेमेंट की थी, तो अगेन डबल एंट्री यही बनेगी ना, आपके बैंक से पैसे कटे हैं, बैंक क्रेडिट, और अलेक्जेंडर जो कि लाइबिलिटी है वो कम हो रही है, तो अलेक्जेंडर एज अ ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमने 7 अप्रैल वाली भी अलेक्जेंडर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, 12 अप्रैल वाली भी कर ली, 27 वाली भी कर ली, लास्ट बची 28 वाली। इसमें हमने दोबारा से अलेक्जेंडर से गुड्स खरीदे थे, कितने के, 235 के ऑन क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट, और आपका अलेक्जेंडर का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, 235 से क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव मेड परचेजेस फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑन 28 अप्रैल। तो अलेक्जेंडर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो उसके टी अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर ली। अब सिंपली इसको भी बैलेंस डाउन करना है। बैलेंस डाउन करने का अगेन तरीकेकार वही है जो अभी आपने कैश बुक में कैश और बैंक को बैलेंस करने के लिए किया था, कि आप दोनों साइड्स का पहले टोटल करते हो। तो लेट से अगर मैं डेबिट का टोटल करूं तो 323 प्लस 17 प्लस 360, दैट इज कमिंग अप टू बी 700। और क्रेडिट का टोटल इज 360, बैलेंस बीडी को इंक्लूड करना है बच्चे का, कहीं भूल ना जाए आप, बैलेंस बीडी इवन रिटर्न है लेकिन वो इंक्लूड होगा। तो 360 प्लस 340 प्लस 235, क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 935। तो सर्टेनली क्रेडिट साइड जो है वो हैवियर साइड है, हैवियर ऑफ टू साइड जो है वो दोनों तरफ डबल लाइन बना के आएगी, 935, 935। एंड जो आपका फिर बैलेंस शीट है विच विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा वीकर साइड पे आता है। वीकर साइड आपके पास डेबिट साइड है, इस केस में महीने की आखिरी तारीख को आता है विच विल बी 31 अप्रैल, और हैवियर ऑफ टू साइड्स के अमाउंट के ऊपर आता है। तो बैलेंस शीट विल कम अप ओवर हेयर, 935 माइनस 700, 235। क्या कह रही है हाँ जो है, इट वॉज अ बैंक ट्रांजेक्शन, विच वन, बैंक ट्रांजेक्शन तो थी लेकिन कौन सी वाली, 360 की बात कर रही हो तो हाँ, 360 हमने बैंक से ही पे किया था। इसकी जो अलेक्जेंडर को दोनों पेमेंट्स किए हैं वो हमने बैंक से किया। एक पेमेंट के वक्त हमें उसको उसको जब हमने पेमेंट की तो हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ था 17 का, तो वो रिकॉर्ड किया। बाकी दूसरी तो हमने सिर्फ नॉर्मल बैंक से पेमेंट की थी, उसमें कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ था, तो वो बस जो पेमेंट थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी। देन क्लोजिंग बैलेंस के बाद अगले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मई को हैवियर साइड पे जो है स्ट्रॉन्गर साइड होती है उसमें बैलेंस बीडी आ जाएगा। एंड बैलेंस बीडी विल की जो अमाउंट होगी वो बैलेंस सीडी के अमाउंट के बराबर होगी, दैट वुड बी 235। तो ये आपका अलेक्जेंडर का ट्रेड पेबल का अकाउंट भी बन गया। फिर आगे कहता है उमर बाइज ऑल हिज सप्लाईज फ्रॉम अलेक्जेंडर हु डज नॉट अलाउ उमर एनी ट्रेड डिस्काउंट। अब देखें वही पुरानी बातें आ गई, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, बल्क बाइंग के ऊपर मिलता है, और कह रहा है कि अलेक्जेंडर उमर को कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं देता। उमर इज नाउ कंसीडरिंग ऑल्सो, अच्छा सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन वाई इफ वी पे 322 इट गोज इन डेबिट। हाँ श्योर, तो ये 323 जब आपने अलेक्जेंडर को पे किए तो ये मैंने इसकी डबल एंट्री भी बनाई के दिखाई थी, कि आपने जब बैंक से पैसे पे किए, बैंक आपका एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक से पैसे कट रहे हैं, एसेट की नेचर डेबिट होती है, तो जब वो कम होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बैंक से हमने 323 पे किए थे, हमारा बैंक अकाउंट 323 से क्रेडिट होगा। और उसके साथ साथ हमें $17 का डिस्काउंट भी रिसीव हुआ था। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, इनकम की नीचे क्रेडिट होती है, कोई भी इनकम बढ़ेगी तो हम उसको उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो डी आर इज बेसिकली दिस इज योर डिस्काउंट रिसीव, उसको कोई बच्चा डी आर को डेबिट ही ना समझ बैठे, लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम थी वो बढ़ रही थी तो उसको 17 से क्रेडिट किया। और टोटल जो अलेक्जेंडर, क्योंकि जब हमने उसको पैसे पे कर दिए, देखो अलेक्जेंडर कौन है, ट्रेड पेबल है, क्योंकि हम उससे उधार पे माल खरीदते हैं, तो अब हमें उसको पैसे वापसी करने हैं। जब हम उस उधार पे माल खरीदते हैं हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें उसको पैसे वापसी करने हैं।
लेकिन जब हम उसको उसके पैसे दे रहे हैं, यानी बैंक से उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब हमने जब उसको पेमेंट कर देंगे तो फिर बाकी पैसे अब उसको उतने नहीं देने ना। 323 की अगर पेमेंट कर दी और 17 का डिस्काउंट मिल गया, तो अब 340 से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, जब बढ़ती है तो क्रेडिट, जब कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर जो कि ट्रेड पेबल था, 340 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है डबल एंट्री में। और यही हमने यहाँ पे शो किया अलग अलग। अच्छा, अगर ब्रेक डाउन है उस 340 का, तो आपने ब्रेक डाउन शो करना है कि भाई 323 इस वजह से लाइबिलिटी कम हो रही है कि आपने उसको बैंक से पेमेंट किया है, और बाकी 17 से आपकी लाइबिलिटी इस वजह से कम हो रही है क्योंकि आपको आपके ट्रेड पेबल ने डिस्काउंट अलाउ किया है या आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अच्छा, तो हम ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे थे। उमर इज नाउ कंसिडरिंग ऑल्सो परचेजिंग सप्लाईज फ्रॉम ताहिर हु वुड ऑफर हिम अ 3% ट्रेड डिस्काउंट बट नो कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की आपको बातें मैंने बताई हुई है। ट्रेड डिस्काउंट बल्क बैंक पे मिलता है, कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है। करेंटली अलेक्जेंडर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं अलाउ कर रहा, लेकिन हाँ कैश डिस्काउंट जो है वो दे रहा है, तभी हमें यहाँ ऊपर 17 का भी कैश डिस्काउंट मिला था ना। लेकिन अब उमर सोच रहा है कि भाई मैं ताहिर से जो है वो परचेजिंग करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ताहिर मुझे 3% का ट्रेड डिस्काउंट देगा, लेकिन वो कोई कैश डिस्काउंट नहीं देगा। तो अब आगे पार्ट सी में लिखा हुआ है, एडवाइस उमर वेदर ही शुड चूज परचेज सप्लाईज फ्रॉम अलेक्जेंडर ओनली, कि वो जिस तरीके से अलेक्जेंडर से परचेज कर रहा है वैसे ही परचेज करता रहे। और ऑप्शन टू, परचेज सप्लाईज फ्रॉम बोथ अलेक्जेंडर एंड ताहिर, या वो दोनों से परचेज करना स्टार्ट कर दे। जस्टिफाई और आंसर बाय प्रोवाइडिंग 3 एडवांटेजेस एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ द ऑप्शन यू हैव चूजन। तो जो भी ऑप्शन चूज करना है उसके 3 एडवांटेज देना है, 1 डिसएडवांटेज देना है। तो अब आप देखें, मेरी नज़र में तो अब उसको चाहिए कि दोनों से वो करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, दोनों से स्टार्ट करेगा तो इसका पहला एडवांटेज क्या है कि भाई ताहिर उसको ट्रेड डिस्काउंट देगा, जिसकी वजह से उसकी परचेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। परचेजिंग कॉस्ट कम होगी, ये एक बेनिफिट है। परचेजिंग कॉस्ट कम होने की वजह से उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा बेनिफिट आ गया। एंड देन तीसरा बेनिफिट ये है कि इसकी एक सप्लायर के ऊपर, अभी अलेक्जेंडर अगर माल देना बंद कर दे तो उसका बिजनेस जो है वो बड़ा वल्नरेबल है ना। अलेक्जेंडर से माल नहीं मिलेगा तो बिजनेस के पास माल ही नहीं है। तो जब उसकी सप्लायर बेस थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, तो उसकी एक सप्लायर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये 3 बेनिफिट हो गए। डिसएडवांटेज के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे इस चीज का डिसएडवांटेज ये हो सकता है पॉसिबली, कि अलेक्जेंडर को जब ये पता चले कि वो ताहिर से भी हम जो है वो गुड्स खरीद रहे हैं, तो क्या पता अलेक्जेंडर जो अभी हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है, सर आपको कैसे पता है अलेक्जेंडर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, देखो $17 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना अलेक्जेंडर से, तो हो सकता है कि वो उस डिस्काउंट को देना बंद कर दे। ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये इसका हम डिसएडवांटेज लिख देंगे। तो और फिर लास्ट में कंक्लूजन तो हमने दे ही दिया है कि भाई ऑप्शन टू जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो आई कुड से उमर शुड चूज ऑप्शन टू। उमर शुड चूज ऑप्शन टू, हैज ट्रेड डिस्काउंट, हैज ट्रेड डिस्काउंट, या श्योर, हैज ट्रेड डिस्काउंट will reduce purchasing cost, purchasing cost for Omar, which would allow him to earn, which would allow him to earn higher profit margins। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया था कि जब आप परचेज प्राइस निकालते हो तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो आपकी परचेज प्राइस कम होगी। परचेज प्राइस कम होगी तो आप हायर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमा सकते हो। और इसके साथ साथ आप जब दो ऑप्शन टू पे जा रहे हो, अब आपके दो सप्लायर होंगे, तो फिर आपकी सप्लायर के ऊपर से डिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगी। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस ओमर्स डिपेंडेंस ऑन एलेक्जेंडर एज सिंगल सप्लायर, एज सिंगल सप्लायर, enabling उमर, enabling उमर to manage orders,
मोर एफिशिएंटली। क्योंकि जिस दिन अलेक्जेंडर ने मना किया, अगर सिंगल सप्लायर है उसका एक ही है अलेक्जेंडर, तो वो तो फिर मैनेज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल सप्लायर्स होंगे तो वो ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा इजीली और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। एंड डिसएडवांटेज वुड बी, तो या ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड बाइंग फ्रॉम another supplier may deteriorate, डिटेरियोरेट का मतलब खराब कर देगा, may deteriorate existing relationship, existing relationship विद एलेक्जेंडर। क्योंकि भाई वो होता है ना कि आप हमसे खरीद रहे थे यार, अब आप उससे भी खरीद रहे हो, तो एलेक्जेंडर उस बात का बुरा मना सकता है, तो विद एलेक्जेंडर। और यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची, लेकिन मैं ये भी लिख सकता था कि वो बुरा मान के हो सकता है जो कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है वो कैश डिस्काउंट देना भी बंद कर दे, क्योंकि ऊपर अलेक्जेंडर दे रहा था ना डिस्काउंट। अब वो हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप खराब होता है, वैसे तो एक डिसएडवांटेज मांगा था, वो मुझे पॉइंट मिल गया है, लेकिन जगह होती तो मैं लिख देता कि उसकी बेसिस पे हो सकता है अलेक्जेंडर जो अभी कैश डिस्काउंट हमें दे रहा है वो कैश डिस्काउंट देना भी बंद कर दे, तो दैट वुड बी अनदर डिसएडवांटेज। तो अगर कोई बच्चा ये लिखता है कि अलेक्जेंडर हो सकता है कैश डिस्काउंट देना बंद कर दे, अगर आप ऑप्शन टू पे जाते हो तो वो बात भी सही होती, और ये बात भी सही है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो अलेक्जेंडर के साथ खराब हो सकता है अगर आप दो डिफरेंट सप्लायर्स के साथ जाते हो। सो दिस वाज योर होल क्वेश्चन ऑफ मई जून 2023। पूरा 20 मार्क का हमने कैश बुक के साथ वाला सवाल अटेम्प्ट कर लिया।